हमारी सरकार ने भी आते ही कहा सबका साथ सबका विकास। सब कुछ एक है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, शरीर है, फिर जातिवाद कहां से आ गया? लेकिन छात्र तो कोरा कागज होता है, कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है। क्या कोई जाति दरिंदा हो सकती है? ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कुश्ती को पूरी दुनिया का नंबर 1 बना दिया। जेल समस्या का समाधान नहीं है। आप सीबीआई जिससे जांच कराना चाहते एनआईए से जांच कराइए। अगर सीमा जासूस स्पाई कुछ भी थोड़ा गलत है तो उसे डबल फांसी दो। 14 फरवरी के बाद जब आप मार्च और अप्रैल में देखेंगे तो हमारी कितनी बहन बेटियों के अबॉर्शन कराने पड़ेंगे। संस्कृति सनी लोनी को पसंद करने लगी ज्यादा। संत गुरमीत राम रहीम जी, डेरे पे कब्जा करने के लिए एक व्यक्ति ने वो साजिश रची और झूठे केसों का पुलंदा बांध दिया। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। मुद्दा ज्वलंत हो तो आवाज बुलंद चाहिए होती है, और अगर बुलंद आवाज की बात कर रहे हो, अगर ऐसे मुखर वक्ता की बात करें जिनकी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान से सुनता हो, जो बात वो कहते हैं उस पर कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा लोग उन तक पहुँचे, उनकी आवाज़ पहुँचे, उतने ज़्यादा तरीके से वहाँ से उतने ज़्यादा सिर उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे एक मुखर वक्ता डॉक्टर AP सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और साथ में सीनियर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पत्र। सबसे पहला और सबसे ज्वलंत मुद्दा UGC। हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो गैजेट लाए, पहली बात तो लोगों का विरोध है इस बात को लेके भी है कि ये गैजेट के बजाय बिल आता और वो संसद द्वारा आता, लोकसभा राज्यसभा द्वारा आता, तो शायद उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता, लोगों की आवाज़ होती, लोगों को एक भरोसा होता। वो भरोसा गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के लोगों का होता कि हमारे सांसद बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई। जब विवाद होता है, जब वाद होता है तो संवाद होता है, संवाद होता है तो समाधान होता है, निदान होता है, और कई बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार ने किया है। तो ये भी एक धारणा रही, गलत रही। ये कानून बनाने का सिद्धांत सिर्फ हमारी संसद को है, ये बना, जिसकी वजह से गड़बड़ क्या हुई, जो हमारे भारत का संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तथा संविधान निर्मात्री, जिसमें सैकड़ों लोग थे, हर प्रदेश का उसमें प्रतिनिधित्व था, हर जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व था, उन्होंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए। संविधान का हस्तक्षेप हो गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 20, 21 का पूरी तरह से वायलेशन हो गया, पूरी तरह से वायलेशन। अब कुछ लोग अतिशोक्ति हो जाती है कहना कि सवर्ण नरसंहार इसे मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक का मंडल कमीशन 2 है, कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक बात करते हैं, कुछ लोग वाद विवाद की बात है। लेकिन हमें देखना है गुरुकुल पद्धति। अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले वर्ष के आंकड़े 4.25 करोड़ छात्र थे। 4.25 करोड़ छात्रों में से 318 शिकायतें आई, सिर्फ 318 शिकायतें। उसका रेशियो नहीं निकल पा रहा, परसेंटेज नहीं निकल पा रहा। उसमें भी कितना सही कितना उसमें गलत? कितना सही कितना गलत अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, कितना सही कितना। क्या इस गैजेट को किसी ने मांगा था? किसी पक्ष ने, OBC ने, हमारे समाज है, SC ने, ST ने, किसी ने मांगा, किसी ने कहा, किसी ने जरूरत समझी, किसी की रिपोर्ट्स थी। अब उसमें नियम बनाया जा रहा है, वो गुरुकुल जहां गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा रहा, गुरु पद्धति रही, चाहे बड़े बड़े राजा रहे हों, श्री राम भगवान रहे हों, कृष्ण जी रहे हों, कोई बड़े बड़े संत रहे हों, बड़े बड़े जो बाद में भगवान बने वो रहे, उन्होंने भी गुरु परंपरा का निर्वाह किया। वो भी दीक्षित हुए, शिक्षित हुए,
और अभी भी हमारे सनातन धर्म में विवाह की एक परंपरा है कि विवाह से पहले उसे काशी पढ़ने जाना पड़ता है। वो जाता है, दिखा मतलब केवल डेमो है। वो तरीका यही था कि शादी से पहले उसे योग्य होना चाहिए, उस योग्य होना चाहिए। तो ये गुरुओं पर प्रश्न है। अब गुरुओं को अपने छात्रों के लिए एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों का, आप अपने छात्रों को रैसिल मतलब जातिगत रूप से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इतने वर्षों से हमारे देश के प्रोफेसर, हमारे देश के लेक्चरर, हमारे देश के अध्यापक बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव करते थे, नस्ली भेदभाव करते थे, अपमान करते थे, अनादर करते थे? यदि ऐसा नहीं था, यदि था तो इतने वर्षों से क्यों नहीं? अगर हम अपनी सरकार की बात करें जिसे हम लोगों ने चुना है, बनाया है, हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ने भी आते ही कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होगा। सबके साथ में नहीं कहा दलित का, ओबीसी का, एसटी का, राजपूत का, ब्राह्मण का, वैश्य का, सिख का, जैन का, पारसी का। उन्होंने ये भी नहीं कहा हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का, पारसी का। सबके साथ में उन्होंने नहीं कहा केवल दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का साथ देंगे, व्यापारी का नहीं देंगे, अभिनेता का नहीं देंगे, जजेस का नहीं देंगे, अधिवक्ता का नहीं देंगे, मीडिया का साथ देंगे। नहीं, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। ये ध्येय वाक्य हमें जोड़ता है वसुधैव कुटुंबकम से, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी। और जब G20 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन दिया, पूरी दुनिया के लोग आए तो कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। कहां जाति थी, कहां जातिवाद था, कहां क्षेत्र था, कहां भाषा था, कहां संप्रदाय था? अगर ये कहा जाता कि हिंदुओं के लिए है, ब्राह्मण के लिए है, तो मैं मान सकता था कि नहीं, ये तो पहले से कह दिया था। सबका साथ मतलब इस धरती पर जितने प्राणी हैं, जितने इंसान हैं, जिसे मानव धर्म कहा जाता, मानवता, उनका साथ, उनका विकास, उनका विश्वास, उनके साथ न्याय। और जनता ने भी उमड़ उमड़ के वोट दिए। वो राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य जो कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरे देश में बनने की तरफ अग्रसर हुई। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के शासन को बढ़त के साथ स्वीकार किया लोगों ने। अभी ये जो विरोध हो रहा है, जो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, इसका विरोध हो रहा है यूजीसी का बुरी तरीके से, और कहीं कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि ये सरकार के गले की फांस बनने जा रही है। आपको क्या लगता है? सच्चाई है लोगों की, क्योंकि अब दूसरा पक्ष कहेगा हैं हमारे, वो भी सब अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले कहा गया बटोगे तो कटोगे, बिखर जाओगे। सबसे बड़ा उदाहरण हमें पिछले वर्ष में लगा, जो पूरी दुनिया के लोग दिव्य महाकुंभ में आए। जब दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में पूरे देश से लोग पहुंचे, पूरी दुनिया से पहुंचे, तो एक तरफ साथ में राष्ट्राध्यक्ष नहा रहा था, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी नहा रहे थे, एक तरफ अडानी, अंबानी और रिलायंस नहा रहे थे, एक तरफ से गरीब रिक्शा चालक भी नहा रहा था। उसी गंगा में नहा रहा था, उसी गंगा में गुवाहाटी का भी नहा रहा था, उसी गंगा में मणिपुर, मेघालय, उत्तरांचल के लोग नहा रहे थे, पूर्वी उत्तर भारत के लोग नहाते। उसी गंगा में तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, कर्नाटक के लोग नहा रहे थे। उसी में गुजरात, केमछो भी लोग बोल रहे थे। उसी में आमार, सोनार, बोंगला, अमित तुमाको भालोबासी भी बोल रहे थे। उसी में लद्दाख, लेह और जम्मू के लोग नहा रहे थे। उसी में पूरी दुनिया नहा रही थी। और 70 करोड़ का आंकड़ा पार करके हमने दिखा दिया, हम कोई जातिवाद नहीं रखते, हम कोई क्षेत्रवाद नहीं करते, हम कोई भाषावाद नहीं करते, हम कोई संप्रदायवाद नहीं करते, हम एकता रखते हैं, एकता अखंडता रखते हैं। वही एकता अखंडता जिस एकता अखंडता के लिए हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के लिए काम आएगा। और अगले दिन उनको शरीर को चलनी बना दिया गया था, वो देखा है। तो एक तरफ तो वो जा रही, एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम यात्रा निकालते हैं, एकता यात्रा, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। तो दूसरी तरफ जातिगत बात की जाए, 78 साल में जो काम नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है, ये समस्या है। अगर हमारी हवा एक है, सूरज एक है, चांद एक है, धरती एक है, यूनिवर्सिटी एक है, कॉलेज एक है,
यूजीसी एक है, वाइस चांसलर एक है, चांसलर एक है, मामैम गवर्नर एक है, मुख्यमंत्री एक है, प्रधानमंत्री एक है, सब कुछ एक है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, शरीर है, फिर जातिवाद कहां से आ गया? और यही कारण है हमारे देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब कुछ लोगों के तो इस देश में बच्चे पहले से विदेशों से पढ़ते थे, लेकिन इस देश का वो आम किसान, वो आम मध्यम वर्ग का व्यक्ति जिस मां ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने हाथ की चूड़ियां, मंगलसूत्र और जो उसकी दादी ने सोने के कड़े दिए थे वो बेच के पढ़ाने के लिए भेजा है, वो बच्चे को विदेश कहां भेज पाएंगे? ब्रेन ड्रेन होगा। अब जाएगा अगर विदेश तो वहीं का वहीं रह जाएगा। जब पढ़ेगा वहां, बढ़ेगा वहां, तो नौकरी भी वहीं करेगा, और जब नौकरी करेगा तो शादी भी वहीं करेगा, बच्चे भी वहीं पैदा करेगा। वो क्यों माता पिता को पूछेगा? वो वृद्धाश्रम में जाने दो माता पिता को। ये समस्या। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं सर कि जो यूजीसी है वो आउटडेटेड हो चुका है, इसकी जगह जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे इसको बदल देना चाहिए। हाँ, ये बदलना चाहिए। बदलते भारत में जब SC ST OBC एट्रोसिटी एक्ट था, BNS था, उसका ही मिसयूज हो जाता था, उसका ही दुरुपयोग हो जाता था। जब उसमें झूठी शिकायतें राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से तक लोग उसका दुरुपयोग करते थे। चुनाव में बराबरी नहीं ले पा रहे तो SC ST लगवा दो, बाद में फैसला कर लो, बाद में पैसे ले लो। ये चीजें रही हैं। जब उनका दुरुपयोग हो सकता है तो इसका भी ब्लैकमेलिंग की जगह और क्यों बढ़ाया जाए, इसका दुरुपयोग क्यों हो, ये आवश्यकता है। हमें इस पर काम करना चाहिए। अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी दौरान जो है ये खबर आई है कि जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री जी, उनको निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था इसी विरोध में। ये यूपी सरकार ने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी घटना का विरोध करते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इनको निलंबित कर दिया गया है, विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। इस तरीके से जो लोग खास तौर पे शासन के साथ में थे, सरकार के साथ में थे, उनका पुरजोर विरोध जो इस पे दिख रहा है यूजीसी पे, ये लगातार बढ़ता जा रहा है सर। इसमें कई लोग आपके पास भी आए हैं जिनकी तरफ से आपने याचिका दायर की है, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के रहे पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी, उन्होंने भी बड़ी अनुशंसा की। महेंद्र सिंह तंवर जी, जो कि क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुकेश जैन जी धर्म रक्षक तारा सेना के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, उनकी मास्टर शिवराज सिंह जो किसान, चलिए मैंने इनकी तो बात जातिगत मान ली, लेकिन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, वो तो आपने देखा अभी गए किसान यूनियन मास्टर शिवराज सिंह, वो तो किसानों के नेता हैं। उन्होंने तो किसान बिल में किसानों के साथ हमारे साथ लड़ाई लड़ी, हमने उनकी याचिका लगाई, किसान बिल पर स्टे दिलाया और पूरे देश ने देखा। उनको जब परेशानी है तो इसका मतलब इस देश के जब किसान, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की आत्मा को परेशानी होती है, इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है। सरकार हमारी है, बनाने वाले हम हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें दुनिया में सोने की चिड़िया जगत गुरु बनना है। हमें संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से अपने घर में इस मामले को सुलझाना है और ये बात उन तक पहुंचानी है, जिससे कि जो गलतियां हुई हैं, किन कारणों से हुई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ऐसा तो नहीं करने वाले हैं, मानिए अमित शाह जी का तो ऐसा भाव नहीं है, राजनाथ सिंह जी का तो भाव ऐसा नहीं है। उनके लिए तो सारी आंखें, दोनों आंखें हैं, उनके तो सारा देश है। वो तो अब समाज समहा जंति जनहा अस्मिन समाजा, जहां जन जन में समता की भावना हो, वही तो असली समाज है। उसी समाज का तो निर्माण हमारी सरकार करने के लिए अग्रसर है। अब माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी किसी ने मिसगाइड करके ऐसा करा लिया हो, क्या पता कोई ऐसा आस्तीन के सांप सरकार में लगा हुआ हो, सरकार की व्यस्तता की वजह से नहीं पता चलता हो, इसलिए ऐसा किस कमेटी में हो गया हो, गैजेट बना दिया गया, ये भी हो। तो हमें इस पर विचार करना है और उसे इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया, इसीलिए हमने याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिकाएं लगाई
और उन याचिकाओं का अर्थ यही है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है और उसमें हमें न्याय मिले और न्याय होते हुए दिखे और हमारे छात्र छात्राओं को राजनीति से दूर रखा जाए। सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, गठबंधन होगा, दल बदल होगा, इधर से उधर सब कुछ होता रहेगा, लेकिन छात्र तो कोरा कागज होता है, कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है। उसे तो जिस शक्ल में देना चाहते हो, जिस रूप में देना चाहते हो, उसे आप उसमें बना सकते हो, उसमें आप बदल सकते हो, ये आपके अंदर क्षमता है। तो सरकार हमारी अच्छी है। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार न बन जाएं, इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसी लड़ाई डाल दो, ऐसा कर दो, तो अगर ऐसा है तो भी उचित नहीं है। त्यागी हैं, तपस्वी हैं, मठ से आए हैं। मठ से बड़ा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद कभी नहीं होता है। मठ भक्ति, आस्था, श्रद्धा का प्रतीक होता है। अरे वो मुख्यमंत्री तो एक प्रदेश के हैं, प्रधानमंत्री तो एक देश के हैं। मठ भक्ति, आस्था, श्रद्धा, शंकराचार्य, वेद, ऋषि, मुनि, गंगा, गाय, गीता, गायत्री दुनिया भर में अलग हैं, अनौखिक हैं, अलौकिक हैं। उनकी मान्यता अलग है। पार्टियां आती हैं जाती है, लेकिन वो क्या ये सत्य नहीं है? उस अविरल गंगा में इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहें तो चलो वो इलाहाबाद से थे, मोतीलाल नेहरू जी उनके पिता तो चलो इलाहाबाद से थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव तो साउथ के थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, इंद्र कुमार गुजरात तो पंजाब से थे, ज्ञानी जैल सिंह तो पंजाब से थे। इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बता रहा हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सबकी अस्थियां उस गंगा में, उस छोटी सी मटकी में रखकर प्रवाहित कर दी गई और गंगा ने सबको संभाल लिया बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के। इसीलिए ये देश गंगा जमनी सभ्यता का है। यहां जातिगत भावना, इस तरह की भावनाओं को फैलाना लाना कानून के द्वारा बिल्कुल गलत है। और इसमें तो अगर शिकायत झूठी पाली भी गई तो भी उसका कोई बात नहीं, झूठी थी तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, फिर कर देंगे और कर देंगे। मतलब एक छात्र छात्रा जो पढ़ने गए हैं और वो लिटिगेशन में पढ़े, FIR में पढ़े, मुकदमे पे पढ़े, उनकी जांच हो, CFSL जांच, उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, उनका वो CDR दें, वो CCTV फुटेज दें, अपनी गवाही सबूत दें, आर्गुमेंट दें, बहस दें, पढ़ेंगे कब? वो तो कोरा मन है। आजकल 1 और 2 बच्चे होते हैं। वो समय था जब 7, 8, 5, 6 बच्चे होते थे। तब होते थे, तब लोगों में स्वतंत्रता थी, आजादी थी। एक फंस गया, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, कि मेरे पास एक, हमारे पास। अब तो ले दे के 1 ही 2 हैं। अब 1 और 2 में माता पिता को सेंट्रलाइजेशन हो जाता है बच्चों के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति, बच्चों के भविष्य को लेके। बच्चों में अपना वो भविष्य देखने लगते हैं, बच्चे केंद्रीकृत हो जाते हैं। तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हों, बच्चे आत्महत्या करें, बच्चे मनोरोगी हो जाएं, फिर बच्चों के लिए काउंसलिंग खोली जाए। उन्हें विवाह करना होता है, उन्हें नौकरी करनी होती है, उनमें पंख लगाने होते हैं, उन्हें उड़ना होता है। उनके पंखों को जाति में, क्षेत्र में, संप्रदाय में क्यों जोड़ रहे हो? उसे खुला चलने दो। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें क्या है सर कि जब भी जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब चीज़ें। तो एक तरीके से जैसे अभी ये UGC आया और उसमें तुरंत उसका मीडिया ट्रायल होने लगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय भारत में क्या मीडिया ट्रायल अदालती कार्रवाई को प्रभावित करता है? आपको लगता है? निर्भया केस, कुलदीप सिंह सेंगर का केस, ये सब प्रभावित होने वाले केस हैं। ये सब देखिए, जब डिवीजन बेंच ने आदेश कर दिया था कुलदीप सिंह सेंगर में, डिवीजन बेंच का आदेश था 7 साल 5 महीने जेल में रहने के बाद था। उसके बाद धरना हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, इंडिया गेट हो, जंतर मंतर हो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो। अगर इसी तरह प्रदर्शन होंगे तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लोग प्रदर्शन करेंगे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी करेंगे, इंदौर, जयपुर,
जोधपुर हाईकोर्ट में भी प्रदर्शन करेंगे। फिर तो लोग कहेंगे बेल लेने का तरीका प्रदर्शन है और बेल कैंसिल कराने का तरीका भी प्रदर्शन है। दो ही बातें होती, दिस वे या दैट वे। विरोध के लिए इकट्ठे कर लो, 500 बसें ले आओ हाईकोर्ट को, तो क्या न्याय है? ये न्याय नहीं है। न्याय की इस पे एक बातचीत हुई थी हमारी करणी सेना के उपाध्यक्ष यूपी के थे रणविजय सिंह जी से, तो उन्होंने अब यहाँ पे एक उनका ये कहना था कि भाई जिस कोर्ट ने सजा सुनाई थी कुलदीप सिंह सेंगर को, हमने 7 साल तक कहीं कोई जो है वो विरोध नहीं किया, और इनफैक्ट जो विक्टिम है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब उसी कोर्ट ने उनको वहाँ से हटाया, चीज़ें उनसे हटाई गई हैं, बेल दी है, तो उस पर वो विरोध करने के लिए सामने आई। तो हम उस विरोध का विरोध करने आए हैं कि आपने उसी जस्टिस को स्वीकारा था, तो फिर अब 7 साल बाद क्यों? यही बात है। उस समय न्याय था, उस समय सत्य में जयते थी, उस समय सत्य जीता था, तो फिर अब कैसे वह सत्य हो गया? यही मीडिया ट्रायल का प्रभाव है कि मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है, केस की नेचुरलिटी समाप्त हो जाती है। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप इस ग्राउंड जीरो की बातों को उठाने की क्षमता रखते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं आपके पूरे स्टाफ को, पूरे स्टूडियो को, सारे लोगों को, कि आपने इस विषय को, जो पूरे देश देख रहा है कि मीडिया ट्रायल का क्या होता है, तो मीडिया ट्रायल का मतलब है कि एक पक्ष को नहीं दिखाना, दोनों बातें दिखाते तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मीडिया ट्रायल का मतलब होता है दोषी को दोषी ही बनाए रखो, निर्दोष को निर्दोष बनाए रखो। ये मैंने कई केसों में फेस किया। हाथरस रेप प्रकरण में मीडिया ट्रायल हुआ। मीडिया ट्रायल से हमने लड़ा, और केवल लड़ा नहीं, 2 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट से, जो मैं कह रहा था कि 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए, 3 मुलजिमों को फंसाया गया। एक जाति को टारगेट किया गया, राजपूत जाति है उसको टारगेट किया गया, जबकि एक लड़की थी, ठीक है होती है, एक लड़का था, वो किसी जाति धर्म का हो, प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, लेकिन लोगों ने नाम दिया। जिस लड़की के बॉयफ्रेंड का भी वही नाम था और लड़की के भाई का भी नाम वही था। लड़की ने बोला कि मेरे भाई ने मारा मुझे, लेकिन दूसरे को जोड़ दिया गया। ये सब कुछ सामने आया। जीप तार से कटी भागते समय खेत में, उसको तो कह दिया गया जीप काट दी गई। भाई ने पकड़ा, वो उठा के छटपटा के गिर गई मेड़ पे, जो खेत की मेड़ होती है, डिसबैलेंस हुई, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। कहा गया रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। ये मीडिया ट्रायल होता है। और देश के दुख के साथ कहना पड़ता है, देश के कुछ राजनीतिक दलों ने हाथरस को पर्यटन केंद्र बना लिया था, और उसके द्वारा भी योगी जी के इस्तीफे की मांग की गई थी। कितनी बड़ी दुखद बात थी। राजनीति हुई, जातिगत राजनीति हुई, राजपूत को दरिंदा कहा गया। क्या कोई जाति दरिंदा हो सकती है? व्यक्ति हो सकता है, कोई जाति तो नहीं। अपराधी की कोई जाति तो नहीं होती है, लेकिन किया गया। हाथरस भगदड़ में, जब भगदड़ वाला स्टैम्पेड मामला नारायण साकार हरि का हुआ, भोले बाबा का हुआ, उसमें भी कुछ लोगों ने जातिगत कारणों से, कुछ लोग ऐसा लगे कि जातिगत कारणों से करके ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, लगातार विरोध किया लोगों ने। और वो थे भी नहीं, वो जा चुके थे, पौना घंटे 45 मिनट हो चुके थे उनको अपनी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम किए जाए हुए, फिर भी लोगों ने कहा उन्हें बंद करो, जेल भेजो। बहुत मीडिया पड़ी रही। कुछ मीडिया चैनल ने शर्त लगाई, डॉक्टर एपी सिंह जी, मिस्टर सिंह, मैं 3 दिन लगातार पीक टाइम पे बैठूंगा चैनल पर, देखना कैसे बचा पाओगे आप बाबा को। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 3 नहीं 30 दिन बैठो, आपका चैनल चलाओ खूब विरोध। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने न्यायिक आयोग का गठन किया, और वहां से हमें नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिली, क्लीन चिट और एसआईटी से क्लीन चिट, एफआईआर में क्लीन चिट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, और जो 11 आरोपी थे वो उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई, और वो सारा मामला कंक्लूड हुआ। सर मतलब अभी इतने देर में जो बातचीत हुई उसमें आप अक्सर उन्हीं आरोपियों का केस लड़ते हैं जिनके खिलाफ पूरा देश होता है। आप अक्सर ये मतलब ये कुलदीप सिंह ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, और निर्भया ले लीजिए, ये इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि
इसकी सोच कहाँ से आती है? जब एक परसेप्शन बनता है, हर तरफ से एक परसेप्शन बन रहा है कि सामने वाला गलत ही गलत है, उसमें पूरे समाज के, पूरे देश के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति की तरफ से सोच पाना बहुत ही साहसिक निर्णय होता है। हमारे पास, मैं ये सोच के नहीं लड़ता, मेरे पास जो ऑफिस में आया है, जो कार्यालय में आया है, अगर 6 बार के सांसद, बाहुबली सांसद कहा गया, आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, अब तो बेटा भी सांसद है, पत्नी सांसद थी, एक बेटा विधायक है, वो पीड़ित होके आए, पीड़ा थी उनको, दर्द थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होना क्या गुनाह था? 6 बार का सांसद अगर जनता चुन रही है, कैसरगंज, गोंडा और अयोध्या के क्षेत्र की जनता चुन रही है, तो क्या गुनाह है? 65 कॉलेज खोलना गुनाह है शिक्षा के क्षेत्र में? इस देश की कुश्ती को पूरी दुनिया में मेडल दिलाना गुनाह है क्या? विदेशी कोच भारत के पहलवानों को सिखाने के लिए अपने खर्चे पर रखना, चांदनी चौक खारी बाबली की ड्राई फ्रूट मार्केट से टाटा 460 ड्राई फ्रूट की भर के जाती थी पहलवानों के लिए। गौशाला खोली ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने पहलवानों के लिए, शुद्ध दूध मिले, लेकिन उसमें एक मोनोपोली आई, हरियाणा के चुनाव आ गए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद की दौड़ पड़ गई। कुछ लोगों ने सोचा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पद तो हथियाओ, और कुश्ती तो हरियाणा की मोनो रही है, तो शायद ऐसा है। तो हरियाणा के चुनाव से जोड़कर एक राजनीतिक दल ने बिना कहीं किसी कंप्लेंट दिए हुए, बिना कहीं शिकायत दिए हुए, बिना कहीं एफआईआर किए हुए, बिना कहीं केस डाले हुए, बिना किसी महिला आयोग में गए हुए, बिना किसी महिला मंत्रालय में गए हुए, बिना किसी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में गए हुए, सीधे सीधे जंतर मंतर पर मंच सजा दिया गया। पूरा गद्दा, विस्तार, मंच, माला, माइक, पहुंच गए राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, दरिंदा है, आरोपी है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बाद में कनॉट प्लेस नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कनॉट प्लेस एफआईआर कराई, कहीं कंप्लेंट दी नो, कि जाओ कंप्लेंट कराओ जाके, एफआईआर कराओ जाके, और सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केवल इसलिए कि हरियाणा का चुनाव प्रभावित करना है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पद हथियाना है। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कुश्ती को पूरी दुनिया का नंबर 1 बना दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने अपनी मेहनत से पहलवानों के लिए बहुत काम किए। कुछ लोग वो हरियाणा के हमसे कहने लगे, जो मीडिया ट्रायल का प्रभाव बता रहा हूं आपको, जिनका किसानों का जो 12 महीने से ज्यादा सर्दी, गर्मी, बरसात सब सड़कों पे लगे थे, किसान बिल आया, पूरे धरना प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन था, मैंने उनका केस लड़ा, स्टे दिलाया, तो वो हरियाणा के लोग कहने लगे आप तो ब्रजभूषण शरण जी की मदद कर रहे हो। मैंने कहा मैंने तो आपकी भी मदद की थी, जब कोई आपकी नहीं सुन रहा था, आपको भी स्टे दिलाया था। आप भी रोहतक रोड पर, करनाल रोड पर, नोएडा रोड पर, मथुरा रोड पर, गुड़गांवा रोड पर, पूरी दिल्ली में जाम किए हुए थे। आपके आंदोलन में तो सड़कों पर से पेड़ उगने लगे थे, पेड़ उगने लगे थे। मैंने तो आपकी मदद की, मैंने तो नहीं सोचा कोई। लेकिन ये लोगों का भाव, मीडिया परसेप्शन ऐसा बनाती है, इस तरह से बनाती। और जब वही ब्रजभूषण शरण सिंह जी को पटियाला हाउस कोर्ट स्पेशल जज गोमती मनोचा जी की यहां से क्लोजर रिपोर्ट लगी, उसी पॉक्सो केस में, जो पॉक्सो केस उन पर लगाया जा रहा था, जो उन्हें बदनाम किया जा रहा था, जो उन्हें, कोई साधारण व्यक्ति क्या इस ट्रॉमा को झेल पाता? अगर उनका परिवार मजबूत ना होता, अगर उनके नाती पोते, बहू, दामाद, बेटे बेटी सब ना मजबूत होते, कोई सह पाता क्या? कितने लोग इस देश में इस पीड़ा से सुसाइड कर लेते हैं। इस देश में 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करते हैं केवल इसी प्रताड़ना में। कोई केस नहीं होते, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई जब उनका केस बरी होता है तो कोई मीडिया नहीं चलाती है। ये जिम्मेदारी की बात है। एक आपका बयान था, उसके बारे में हमने सोचा था जब मिलूंगा तो पूछूंगा। आपने बोला था कि फांसी गरीबों की सरकारी हत्या है। क्या आपको लगता है कि अब फांसी की सजा को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये अमानवीय है, ये हिंसा है। महात्मा गांधी ने कहा था ये हिंसा है, देश के कई लोगों ने कहा ये हिंसा है, सरकारी हत्या है। आप देखिए, क्या इस देश में आजादी के 78 साल हो गए, क्या किसी गरीब को फांसी हुई? पढ़ेर बच्चों का कत्ल का आरोपी 18 बच्चों को नोच के खा गया, बाइज्जत बरी लास्ट।
जिसको तंदूर में बेटी को काट काट के तंदूर में जला के भून दिया गया, इसी दिल्ली में, इसी देश की राजधानी में, क्या सजा हुई? नहीं। बहुत राजनेता हैं, बहुत बड़े बड़े केसों में देश की संसद में जो बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी फेयर लिस्ट है, लेकिन उनको सजा नहीं होती है। बस इस देश में गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है। न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया था कि न्याय की प्रक्रिया ठीक उस तरह से है जैसे मकड़ी का जाला। जिस मकड़ी के जाले में छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, छोटे छोटे लोग उसमें फंस जाते हैं, और कोई धनबल, जनबल, बाहुबल वाला व्यक्ति आता है, उस मकड़ी के जाल को फाड़ता हुआ निकल जाता है और कहता है, आई गॉट जस्टिस, मुझे न्याय मिल गया। लेकिन वो न्याय नहीं है। न्याय होना चाहिए इस देश की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर कड़ी को भी न्याय मिले। अगर मजबूत को मिलता है तो कमजोर कड़ी को भी नहीं, वो न्याय है। न्यायालय ये है। छोटे से छोटा व्यक्ति न्यायालय पे कितना बड़ा भरोसा रखता है। आप देखिए वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्योंकि लड़ाई लड़ती है तो लोग इंग्लिश ज्यादा बोलने लगते हैं। कुछ कहते हैं, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, चल तुझे कोर्ट में देखूंगा। इसका क्या मतलब है? कोर्ट पर लोगों का अंधा विश्वास है, कोर्ट पर लोगों को भरोसा है, न्यायपालिका पर लोग भरोसा करते हैं, न्यायालय को भगवान मानते हैं कि न्यायाधीश भगवान है, हमारे न्याय के देवता हैं, हमें न्याय देंगे, हमें न्याय मिलेगा। मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली आपको लगता है कि न्याय इस समय सिर्फ अमीर और रसूखदार लोगों की जागीर हो गई है? क्योंकि एक तरफ आम आदमी सुप्रीम कोर्ट मतलब पहुंचना उसके लिए अभी भी एक सपना जैसा है। हाँ, ये बात सत्य है। कई बार मेरे पास मेरे जूनियर जब फाइल के बैलून लाते हैं, वंच लाते हैं, ट्रॉली पर लुढ़का के लाते हैं, तो कहते हैं सर ये बहुत बल्कि केस है। मैंने कहा बल्कि नहीं, इस फाइलों का एक एक कागज कुछ कहता है। वो क्या कहता है? ये फाइलें आप देख रहे हैं, ढेर सारी भरी हुई फाइलें, यहाँ वहाँ उधर उस सब में, ये क्या है? इनके एक एक पेज बनने में, एक एक एप्लीकेशन लगने में कितनी माओं की चूड़ियां बिक गई होंगी, मंगलसूत्र बिक गए होंगे, कितनी बहन बेटियों की शादी डेट कर दी गई होगी, कितनी माओं ने केस लड़ने के लिए, पैसे जुटाने के लिए साड़ियां नहीं नई पहनी होंगी, नई साड़ियां नहीं ली होंगी, कितने बुजुर्गों ने दवा के पैसे बचा के इस देश के वकीलों को दिए, न्यायालयों को दिए, न्यायपालिका में लगाए, एप्लीकेशनें लगाई, केवल इसलिए कि उन्हें न्याय मिले, न्याय होते हुए दिखे। लेकिन आज भी इस देश में सरकार प्रयास कर रही है, न्यायालय हमारा प्रयास कर रहा है, भारत सरकार प्रयास कर रही है, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश की कोर्ट प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कहीं अधूरा है। हमारे देश के न्यायाधीश रात के 8-8 बजे तक सुनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। सोचिए आप, 8 बजे निकल के 10 बजे ऑर्डर लिखवा के 11 बजे लेडीज स्टाफ जब घर पहुंचता है, कितनी परेशानी होती है। व्यवहारिक बात है। एक सवाल इसमें और उठता है सर इसी पे कि न्याय मिलने में जो देरी होती है वो क्या माना जाए कि न्याय से इनकार है? हाँ, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। इस देश में एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तारीख पर तारीख तो लोग लेते हैं, लेकिन पॉपुलरिटी की इसमें क्या बात थी? कारण यह था कि ये लोगों के दिल की आवाज थी। जब कोर्ट में जाते हैं, किसी दिन हड़ताल है, किसी दिन जज साहब नहीं है, किसी दिन वकील साहब नहीं है, किसी दिन स्ट्राइक हो गई, किसी दिन कंडोलेंस हो गई, किसी दिन पीपी साहब नहीं है, किसी दिन आईओ साहब नहीं है, किसी दिन रीडर नहीं है, किसी दिन लेट हो गए, किसी दिन डेट निकल गई, किसी दिन नंबर नहीं आ पाया, किसी दिन नंबर रीच नहीं किया, किसी दिन आधे दिन काम हुआ, किसी दिन पूरे दिन कोर्ट नहीं बैठी, किसी दिन कुछ और, किसी दिन कुछ और। टाइम बाउंड नहीं है केस का निपटारा टाइम बाउंड जब तक नहीं होगा, लिमिट के साथ नहीं होगा, टाइम बाउंड जब होगा तब लोगों को न्याय मिलेगा। जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। इसलिए तारीख पर तारीख के बजाय एक केस के साथ लिमिट बांध दो कि इसको 1 साल, इसको 2 साल, इसके 3 साल में डिस्पोजल होना है। ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं सर, मतलब मैं जब सुन रहा हूं तो मुझको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। अगर आपको मैं सत्ता में डाल दूं, सत्ता में हो आप,
तो ऐसा एक फैसला कौन सा लेना चाहेंगे जिससे खासतौर पे अपराधियों के अंदर डर पैदा हो? देखिए, जेल समस्या का समाधान नहीं है। जेल इतनी लंबी हो जाती है कि कोर्ट को मजबूरी में बेल देनी पड़ती है। डिस्पोजल स्पीडी हो, डिसाइड जल्दी हो, डिसीजन जल्दी हो, इसके लिए केवल हमारी कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है, वकील जिम्मेदार नहीं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। क्लाइंट चाहता है एडवोकेट को उतने पैसे दे दिए, बस इतने में सारा काम कर दें, वो आगे देना नहीं चाहता। वकील अपनी पूरी फीस लेके करना चाहता है। न्यायाधीश इन दोनों लोगों के बीच में पिसता है। कभी कोई बहाना लेके उसका एडवोकेट डेट ले लेता है, कभी उसका एडवोकेट डेट ले लेता है। पता भी नहीं चलता उन्हें किस लिए डेट ले ली, लेकिन कारण यह है जब टाइम बाउंड कर देंगे तो टाइम फीस हो जाएगी, सब कुछ लिमिटेड हो जाएगा। मेट्रो समय पे क्यों पहुंचती है? इंडियन रेलवे तो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी उपक्रम है, हम दुनिया के सबसे बड़े उपक्रम है। मेट्रो रेल तो अभी आई, अभी राज्यों में पहुंच रही है। वो विदेशों में, मैं विदेशों में गया, वहां ट्रेन अगर 1 मिनट लेट है तो उसका पायलट ड्राइवर उतर के माफी मांगता है, एक्सक्यूज बोलता है, अनाउंस करता है, सॉरी आपको 1 मिनट का विलंब हुआ, इसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं। यहां कोई बात नहीं। यहां अगर कोई इंडियन रेलवे का 2 ड्राइवर मिल गए कई दिन बाद और वो तंबाकू मल रहे हैं तो ट्रेनें दोनों रुकी रहेंगी। सिग्नल दे दो, गार्ड सीटी बजाता रहे, गार्ड झंडी दिखाता रहे, जब तक वो पूरे परिवार की बात नहीं करेंगे तब अपनी झंडी देंगे और तब ट्रेन लेके चलेंगे। उन्हें नहीं मतलब सवारियों से, जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी। मेट्रो रेल जिम्मेदार है, जवाबदेही है। मेट्रो रेल के पायलट से पूछा जाता है, व्हाई यू आर डिले, लेट क्यों हुए, देर क्यों हुई, ये जवाब होना चाहिए। जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये चीज़ सभी जितने भी जो है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सब जगह पे। एक सवाल जो बेसिकली सीमा हैदर से जुड़ा हुआ करना चाहूँगा। अभी भी मामला चर्चा में है। एक वकील के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले ये जो लोग हैं, ऐसे तो कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, सीमा पाकिस्तान में रहते सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका संबंध सचिन से हुआ पबजी के माध्यम से, तो उस समय वो पूरा रच बस गई। उसने वहां मुझे भी लड़ते हुए देखा था ट्रिपल तलाक का केस, कि कैसे भारत जैसा देश जहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और भारत ने मुस्लिम महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए ट्रिपल तलाक क्वैश करा दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जीती, जबकि इस्लामिक और देश थे, उन्होंने ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं किया। हमें हलाला पे दर्द था कि कैसे एक महिला, कैसे किसी की बेटी, कैसे किसी की पत्नी के साथ पूरा उसका पराया मर्द, कोई गैर मर्द कैसे उसके साथ रिलेशन बना सकता है। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसका मन, उसका दिमाग, उसका दिल तार तार हो जाता है हलाला के दौरान, जब उस हलाला के पीरियड से महिला गुजरती है। क्या इस्लाम होना गुनाह हो गया था? क्या महिला होना गुनाह हो गया? हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती, और भारत से ट्रिपल तलाक क्वैश कराया और हलाला जैसी चीजों पर पाबंदी लगाई। तो वो देख रही थी, बांग्लादेश के लोग देख रहे थे, तमाम इस्लामिक कंट्री की महिलाएं देख रही थी और भाई की तरह मुझे ट्रीट कर रही थी। तो वहां से वो आई वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा से शारजहां, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पाकिस्तान से। तो वहां से वो काठमांडू आई। काठमांडू में आके उसने पहले बार अकेली आई, तो अपने सचिन से मिली, फिर वहां पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। शादी करने के बाद जब वो उसने कहा कि चलो चलें, तो सचिन ने कहा कि नहीं, बिना बच्चों के माँ नहीं, बच्चों के बिना माँ नहीं, बच्चे बिना माँ नहीं, माँ बिना बच्चे नहीं, और जरूरी भी है, सही भी। तो फिर वापस गई, फिर वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर वो काठमांडू तक आई। काठमांडू नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो भारत से जुड़ा हुआ देश है, प्रभु श्री राम, माता सीता से जुड़ा हुआ देश है। तो उसके बाद वो यहाँ आ गई भारत। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी बहुत उच्चता के साथ देखा जाता है। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज भी अगर सीमा स्पाई है, जासूस है, आतंकी है, आप जांच करिए। एसआईटी जांच कर रही है, आप गृह मंत्रालय से जांच कराइए, आप ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच कराइए, आप सीबीआई जिससे जांच कराना चाहते
एनआईए से जांच कराइए, सबसे करा लीजिए। अगर सीमा, जासूस, स्पाई कुछ भी थोड़ा गलत है तो उसे डबल फांसी दो। मैं फंदा खींचूंगा और मैं उसे लटकते देखूंगा। अगर वो प्यार में आई है, अगर लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद प्यार में आई है तो प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अगर वो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तो उसे अपना बना लो, उसे रहने दो। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की धरती है, शरण स्थली है, उसे शरण दो। और स्त्री का धर्म तो जहां वो जिसके साथ होती है वही धर्म है। उसने सनातन धर्म अगर ग्रहण किया है, अगर वो भारत माता की जय करती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, अगर वो सूर्य भगवान को अर्घ देती है, अगर वो चंद्र भगवान को अर्घ देती है, अगर वो गंगा मैया में स्नान करती है, अगर वो तुलसी माता की पूजा करती है, अगर वो कृष्ण की जन्माष्टमी मनाती है, होली मनाती है, दिवाली मनाती है, अगर वो डॉक्टर एपी सिंह को रक्षाबंधन करती है, भैया दूज का तिलक करती है, करवा चौथ मनाती है, तो उसे रहने दो, उसके बच्चों को रहने दो। 4 बेटियां हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। केवल बोलने से नहीं, आप दुनिया को दिखा दीजिए, भारत के लोगों, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कि हमने केवल बोला नहीं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान में जन्मी बेटी, पाकिस्तान में जन्मे बच्चों को भी अगर भारत में डोली आई तो स्वीकार किया, गोली आएगी तो पहलगाम जैसी घटना अगर होगी तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 27 मिनट में निपटा दिया जाएगा आतंकवादियों को। तो वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर डोली आई है तो हमें डोली का सम्मान करना है, डोली का आदर करना है, डोली का अनादर नहीं करना चाहिए। मौजूदा कानून आपके हिसाब से पर्याप्त है या फिर उनका ज़मीनी अमल कहीं कहीं पर फेल होता दिखता है? कई बार कानून की कंप्लायंस प्रदेश स्तर पर डिपेंड करती है। हमने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर कराया कि जितने सरकारी और शासकीय लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी बात थी अगर डीएम का बच्चा उसी जिले में पढ़ेगा, अगर एसपी का बच्चा उसी जिले में पढ़ेगा, अगर सीएमओ का बच्चा और डीआईओ का बच्चा उसी अपने प्राइवेट के बजाय सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो स्कूल चमचम बोलेगा, स्कूल जगमग बोलेगा, स्कूल की सफाई, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जगमग होगा। लेकिन लागू नहीं हुआ, माना नहीं गया, कोई नहीं बदला। लोग सरकारी टीचर बनना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते। लोग गांव में टीचर बन के तो आना चाहते हैं, शहर में रहकर लोग गांव में पढ़ाने आते हैं, लेकिन गांव में रह के गांव में पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अपने बच्चों को शहर में रखना चाहते हैं। गांव में पढ़ाने इसलिए आते हैं कि वहाँ लापरवाही भी चल जाएगी, वहाँ डीआईओ साहब भी नहीं आएंगे, वहाँ डीएम साहब भी कम आएंगे, वहाँ एसडीएम साहब भी कम आएंगे। तो ये है, दिखावा होता है, लेकिन अमल में यदि लाया जाए, अगर चौधरी चरण सिंह जैसे थानों पर छापे पड़े, भेष बदलकर अगर गृह मंत्री जाएं किसी थाने में, अगर एसपी भेष बदलकर, हुलिया बदलकर अगर जाएं, तो क्यों नहीं बदलाव होगा, क्यों नहीं परिवर्तन होगा? पहले के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर लोगों में घूमा करते थे, पता किया करते थे क्या सही है क्या नहीं है, कैसा हो रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब भी ऐसा होना चाहिए। अब भी देश चाहता है, अब भी सरकार पर भरोसा करते हैं। भरोसा नहीं करते तो तीसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री को स्वीकार किया ना, नरेंद्र मोदी जी को। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोगों ने भी कहा ये मेरा गंगा पुत्र है, हम भी इसको बराबर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली आपने बोला भेष बदल कर, कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आते होंगे आपके पास जिसके लिए आप, क्या कभी ऐसा हुआ कोई इन्वेस्टिगेशन आपने जो है गो थ्रू की हो, आपको भेष बदल कर किसी इन्वेस्टिगेशन में लगना पड़ा हो, किसी केस में लगना पड़ा हो? ऐसे बहुत केस हुए। निर्भया का केस तो लेटेस्ट था। उसमें यह कहा गया कि वो पार्क बंद हो जाती है। उस पार्क घटना के दिन जो रात थी, तो एक उसमें से विनय और पवन शर्मा, उस आईआईटी के पास पार्क है, उसमें क्रिसमस का प्रोग्राम हो रहा था। क्रिसमस कोरल होने लगता है 12 दिसंबर, जी, उसके बाद से शुरू हो जाता है। हाँ। तो उसके प्रोग्राम थे, तो वहाँ म्यूजिक चल रहा था, तो वहाँ बैठे थे, सीडीआर वहाँ की। लेकिन वहाँ कहा रिपोर्ट में कि नहीं, पार्क तो बंद हो जाती है इतने बजे।
उन्होंने बना दी कहानी एमसीडी और उससे हमने प्रयोग किया। हम पार्क के अंदर गए, उसी टाइम पे गए जिस टाइम में सीडीआर में लिखा था। हम पार्क गए, हमारी गाड़ी गई, हमारे जूनियर एडवोकेट गए, वहां हमने पार्टी की और पार्टी में वहां हमने कॉल की पुलिस को। पुलिस आई, दरवाजे खुले थे, पार्टी चल रही थी, झगड़ा हो गया आपस में, इसीलिए हमने की कुछ झगड़ा हो गया आपस में। बाद में हमने वो रिपोर्ट दी। जज साहब हंसने लगे, उवेश खन्ना समझ गए कि हम गहराई तक चले गए हैं। हमने दिखा दिया कि ये कॉल देखिए, पुलिस देखिए, इतने टर्म की वीडियो देखिए, वीडियोग्राफी देखिए, इसका मतलब पार्क खुलती थी, इसका मतलब प्रोग्राम होता था, इस तरह मतलब वो एक्यूज वहां थे। लेकिन एक्यूज क्यों मान लें, और सब होंगे, एक्यूज थे, मीडिया ट्रायल था, निर्भया केस था, इसलिए डॉक्टर एपी सिंह गलत कह रहे हैं। और सब में सही कह रहे हैं, और बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। खुद जाके प्रयोग किया, खुद जाके देखा, खुद जाके कॉल की, खुद जाके डीडी एंट्री है, खुद जाके पीसीआर कॉल की, नंबर है, पुलिस कंट्रोल रूम सब था। तो ये चीजें बताती हैं कई बार। युवा पीढ़ी के लिए डॉक्टर एपी सिंह अपने अनुभव से कौन से ऐसी 2 सलाह देना चाहेंगे जो उनको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए? देखिए, मेरी माता पिता ने बचपन में मुझे सिखाया था, कविता थी एक, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी चुको नहीं। इस सिलेबस में थी, मुझे याद नहीं हो रही थी। मेरी माता ने मुझे एक दिन याद करा दी, प्यार प्यार में। जब मैं एडवोकेट बना, जब पहला गाउन, पहला बैंड चंद्रा स्वामी जी महाराज तांत्रिक सम्राट ने मुझे पहनाया, मैं घर आया, मैंने माता पिता का आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने कहा कि अब तुम एडवोकेट हो गए हो। याद रखना उस कविता को जो मैंने याद दिलाई थी कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी चुको नहीं। बहुत लोग दबाएंगे, और टकराने की कीमत, उस बोलने की कीमत, देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज बनने की कीमत, या राष्ट्रहित की कीमत, राष्ट्रभक्ति की कीमत, या ये बोलने की कीमत कि जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय में ढपली बजा के बोला गया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। ये बात बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ती है, सत्य को जगाने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर किसी में कीमत झेलने की क्षमता है, उसको सहने की क्षमता है, उस पीड़ा को सहने की क्षमता है, उसके कंधे इतने मजबूत हैं। उसके लिए मेरी माता जी ने कहा था कि दिल में सदैव ये रखना। उन्होंने पूजा के 12 फूल बताए कि तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाओ ना जा पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूजा के 12 फूल, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहहीन को दरगरदान, रोगी को औषधि का दान, डरे हुए को अभय दान दो। ये पूजा के 12 फूल कि अगर इन पे आप चलते रहे, अगर इन पे तुम चलोगे तो पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं कभी आएगा। और प्रयास करना चाहिए, माता पिता का सब सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। श्रवण कुमार नहीं बन सकते तो उसके कुछ पद चिन्हों पर चलें। कम से कम प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष चले गए थे अपने माता पिता के आदेश पर। तो आज के बच्चों को भी ये देखना चाहिए, भाइयों से प्यार करें, बहनों से प्यार करें, परिवार से प्यार करें। कई बार लोग पैसे की अंधी दौड़ में परिवार को छोड़ देते हैं। कई बार लोग ऊंचाई पे पहुंच जाने के बाद जमीन पे देखना छोड़ देते हैं। आसमान छू लो, आप पैर धरती पे रखो, तब आसमान छूने का और धरती पे पैर रखने का आनंद ही और होगा, मजा ही और होगा। एक बार मैं अपने पिताजी से मैंने पूछा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, ये कभी कहीं नहीं बोला नहीं मैंने कहा सफलता कैसे मिलती है, सफलता क्या है? तो वो मुझे छत पे ले गए। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें बताता हूं। उन्होंने पतंग ली, उन्हें पतंग उड़ाने का भी शौक था, मैं नहीं उड़ा पाता था। उन्होंने पतंग उड़ाने लगे। अब मुझे लगा कि पतंग तो इनके हाथ में बंधी है। मैंने कहा इस पतंग को जाने दो, छोड़ दो, कहीं कैसे छूटेगी, तो
जुड़ी है, हमारी चरखी चल रही है, चरखी चल रही है, उसका माझा चलता चला जा रहा है। हमने कहा इसे तोड़ दो। उन्होंने रोका कि माझे का पकड़ाया मुझे और उन्होंने ऐसे करके तोड़ दिया। पतंग थोड़ी दूर ऊपर तक गई और ऊंचाई पे गई, लेकिन उसके बाद पतंग बर्बाद हो गई। किस खाई में गिरी, किस पेड़ पे लटकी, कहां फटी, कहां टूटी, क्या हुआ पता नहीं चला। वैसे जुड़ी हुई थी। तो यही हमारे देश के युवाओं को जरूरत है। अगर वो परिवार से जुड़े रहें, समाज से जुड़े रहें, अपने पूर्वजों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, भारत माता से जुड़े रहें, जुड़े रहेंगे तो टिके रहेंगे, उड़ते रहेंगे। और जब टूटेंगे, हटेंगे तो तुरंत तो लगेगा उन्हें आजादी मिल गई, हमें स्वतंत्रता मिल गई, मैं बहुत आजाद हो गया। आज के लड़के लड़कियां कहते थे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। माता पिता बंधन हैं, आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, रूढ़िवादी हैं। मेरी माँ अब क्या जाने, मेरा पिता क्या जाने, मैं तो LLB, LLM, PhD, डॉक्टरेट हो गया हूं, क्या जाने मेरी माँ। ये भावना गलत है। माँ अगर 9 महीने पेट में रहती है तो वो पूरे जीवन भर दर्द सहती है उस बात का कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। लोग उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम खुलने, कितने शर्म की बात है। जो देश प्रभु श्री राम की धरती रहा हो, जो देश श्रवण कुमार की धरती रहा हो, जो देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजय, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की धरती रहा हो, उस देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। उस देश में रेमंड जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के उद्योगपति को रोना पड़ा। कितने उद्योगपतियों को पछतावा हो रहा है, कितने उद्योगपतियों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी। ये देश ऐसा रहा है। लेकिन आज देश में वृद्धाश्रम खुलना, आज देश में दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फरवरी का महीना आने वाला है, आप देखेंगे लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, कितने डे आ जाएंगे। और उसका परिणाम पता क्या होगा? 14 फरवरी के बाद जब आप मार्च और अप्रैल में देखेंगे तो हमारी कितनी बहन बेटियों के एवॉर्शन कराने पड़ेंगे। अनमैरिड बेटियों को, अनमैरिड लड़कियों को एवॉर्शन कराने पड़ेंगे। कितनी गर्भ निरोधक दवाएं बिकेंगी, कितनी खानी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या था? ये प्यार था? अगर आपको मनाना है 14 फरवरी को परम पूज्य आशाराम बापू जी का माता पिता दिवस क्यों नहीं मनाते? माता पिता से प्यार करिए, माता पिता की आरती उतारिए, माता पिता के गोद में सिर रखिए, फिर पहले जैसा माता पिता का आशीष लीजिए, माता पिता के साथ घूमिए, माता पिता के साथ बैठिए। शादी के बाद तो आपको पत्नी मिलेगी, माता पिता दिलाएंगे पत्नी, विवाह करेंगे उस समय। लेकिन क्या चल पड़ा? बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम नहीं फेरे। और इसका परिणाम हुआ कि इस देश में महिला आयोग तो है, महिला हेल्पलाइन तो है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट कोर्ट है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है। पुरुष की कौन सुन रहा है? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? जब आप UGC में दलित, OBC, ST की बात करते हैं तो पीड़ित पुरुष कहां गया? मरता पुरुष कहां गया? कहां गया वो बेंगलुरु का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युवक जो 1 घंटा 20 मिनट तक लाइव बोलता रहा, 20 पेज का सुसाइड नोट जिसने लिखा? कहां गया वो? लंदन से आके मेरठ में काट के नीले ड्रम में डाल दिया गया। और उसकी पत्नी हिमाचल में जाके कैबरे डांस कर रही थी, हत्या करके सीमेंट रोड़ी बदरपुर डाल के। कहां गया वो केस जो विधवा प्लान बनने लगा इंदौर से शिलोंग जाकर? क्यों? हमारे देश में तो सुहागन के प्लान बनते थे, सती सावित्री की बात होती थी, सदा सुहागन रहो बोला गया। लेकिन शादी से पहले विधवा प्लान बनने लगे। कहां हमारी कल्चर चली गई? कहां हमारी सभ्यता चली गई? क्या इसी देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां ने शहादत दी थी? नहीं, वो एक अच्छा भारत देखना चाहते थे, वो भारत माता वाला भारत देखना चाहते थे, वो दुनिया का जगत गुरु भारत देखना चाहते थे, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयान, इन सब ने लड़ाई लड़ी है। हमारे अहिल्याबाई होलकर का इतिहास कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, सब ने कहा है, कार्य किया देश के लिए। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही हैं। संस्कृति सनी लियोनी को पसंद करने लगी ज्यादा। आज भैया दूज, रक्षाबंधन घटता जा रहा है।
आज वैलेंटाइन डे पे बहुत कुछ होगा, सारा सब कुछ बाजार सजा हुआ है। न्यू ईयर्स डे मनाएंगे, कोई मकर संक्रांति नहीं मनाना चाहता, कोई गंगा स्नान नहीं जाना चाहता। ये संख्या बढ़ रही है फिर भी, लेकिन उतना नहीं जितनी देश में होना चाहिए। अगर ये रहेगी तो हमारे देश में वृद्धाश्रम भी नहीं खुलेंगे। और फिर जो रेप जैसा कहा जाता है, क्यों? मैं मानता हूं हर महिला, हर बहन बेटी के साथ हर समय उसका पिता, पुत्र, पति, भाई, चाचा, ताऊ नहीं हो रह सकता। बाहर जाना है, काम करना है। लेकिन जब वो बेटी बाहर होती है तो कोई ना कोई तो पुरुष है कहीं उसके आसपास, गार्ड के रूप में, ड्राइवर के रूप में, ऑटो ड्राइवर के रूप में, चाट वाला, छोले वाला, कहीं तो है। यात्री जा रहा है, पैसेंजर है, वो उसका भाई बन सकता है, वो उसका पिता बन सकता है, वो उसका चाचा बन सकता है। तो निश्चित तौर पर बिना वर्दीधारी पुलिस वाले भी तो हो जाएंगे जो बिना वर्दी के हैं। और ये शिक्षा हमें स्कूल से देनी पड़ेगी, हमें बंद करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सरकार ने कहा ये तो अब्रॉड द, बाहर से कंट्रोल है, हमारे यहां से कंट्रोल नहीं है। अगर यहां मुख्यमंत्री को आप अभी धमकी दे दो, किसी केंद्रीय मंत्री को आप धमकी दे दो अपने फोन से, कितना टाइम लगेगा आपको गिरफ्तार होने में? मिनटों में काम हो जाए। तो जो देश में बर्बाद हो रहे हैं और हमारे बच्चों, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारे नाबालिग बच्चों को, आज 11th की छात्रा, 11th का छात्र, 10वीं का छात्र, 10वीं का छात्रा बच्चे थे। आज देखना जब 14 फरवरी आए तो लोगों में कितना उतावलापन होगा, कितने लोग उसके लिए तैयारियां करेंगे। बच्चियां, बच्चे जो शादी के समय सजने चाहिए, जो शादी के दिन जब उनकी शादी का अवसर आए तब सजावट आनी चाहिए उनके चेहरे पर, तब उगटन, मालिश, थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीचिंग होना चाहिए थी। लेकिन वो फरवरी के महीने में ब्लीचिंग होने लगती है, फेशियल होने लगता है। मैं ये नहीं कहता महिला को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, आजादी नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो पतंग की तरह आजादी उतनी लो, खुली आजादी जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है। अगर वो अभी से फिजिकल रिलेशन में आ जाएंगी, कई हीरोइन ने कहा ट्राई करना चाहिए, ट्रायल, गाड़ी का ट्रायल लिया जाता है, ऐसे ट्रायल लिया जाना चाहिए। पहले देखेंगे क्या मतलब है, क्या हमारे बहन, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारी बेटियां, क्या हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां ट्रायल के लिए हैं। ये संस्कार से बंधे हुए हैं। विवाह हमारे यहाँ संस्कार रहा है। हमने वो याचिका लड़ी जिसमें सेम सेक्स मैरिज की याचिका इस देश में आज कोई सोच सकता था? जो देश ब्रह्मचर्य की धरती रहा है, जहां ब्रह्मचर्य पर चर्चा की गई, वो देश सेम सेक्स मैरिज के लिए पिटीशन लगी, अलाउ करो। अरे विवाह तो हमारे संस्कार था, अननेचुरल सेक्स को क्यों, किस लिए, कहां जा रहे हो आप, क्या है? मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का और धन्यवाद करता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज की पिटीशन को डिसमिस किया। वो दुनिया का उदाहरण दे रहे थे, वहां होता है। हमने कि एड्स भी तो वहीं से आई है, एड्स की बीमारी भी तो वहीं आई है, हमारे यहाँ की तो नहीं थी, हमारे यहाँ से तो नहीं थी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके लिए देश में करना चाहिए। और फिर वही परिणाम होता है, झूठे केस, ब्रेकअप। अब कम उम्र में रिलेशन बनेंगे, कम उम्र में दोस्ती होगी। मोबाइल फोन का दुरुपयोग करोगे तो दुरुपयोग है, सदुपयोग करोगे तो गूगल है, उसमें रास्ता मिलेगा। अगर उस पर कुछ और आपको भेजना है, कुछ और ढूंढना है, तो आप कमरे में बंद होके पढ़ने के नाम पर रात भर चैटिंग करो, चैटिंग करते रहो। माँ बाप कितना देखेंगे, माँ बाप कितना सोचेंगे, माँ बाप कितना कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब केस में चिट्ठा जाएगा चैटिंग का, चैटिंग के बैलूम बन के आते हैं कि लो जी ये है इसकी चैटिंग, उसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं बची होती है जो 10वीं 11वीं और 12वीं की बच्चे न कर रहे हो, बेटियां न कर रहे हो, हमारे बेटे न कर रहे हो। कहां हम जा रहे हैं? कोर्ट देखती है। अब केस पॉक्सो का लग गया, जेल रहो, बर्बाद होंगे। लड़के का पिता माता जेल जा जाके मिलेंगे उससे, और लड़की के माता पिता जब जब बेल लगेगी तो लड़की को लेके आएंगे कोर्ट, खड़े होंगे। चेहरा ढक लेने से आपकी आत्मा तो नहीं ढक जाती है, नाम छुपा लेने से आपका मन तो नहीं छिप जाता है।
मैं मानता हूं महिलाओं को, बेटियों को अधिकार है, कानूनी अधिकार दिया गया, आइडेंटिटी छिपाएंगे, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अरे आत्मा तो देख रही है, आत्मा के अंदर भी कोई भगवान है, वो तो देख रहा है, वो तो सुन रहा है। ये लगातार ऐसे इस तरह की घटनाएं हुई, इस देश में ऐसा बदलाव का माहौल बना दिया जाता है केसों के द्वारा। आपने देखा संत रामपाल दास जी बरवाला कांड, मैंने केस वो लड़ा, 950 लोगों पे देशद्रोह का केस लगा दिया गया। 950 लोगों पे देशद्रोह, जो नेपाल के नागरिक थे उन पे भी देशद्रोह का केस लगा, नेपाल के रहने वाले नागरिकों पे देशद्रोह का केस लगा दिया गया। परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज को उस समय लोगों ने कैसे ट्रीट किया। अब जब वही परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज ने, अभी जब बाढ़ आई, पानी आया, तो लोगों को पंप दिए, लोगों को पाइप दिए, खेतों से पानी निकाला, उनकी फसलों को लहलवाया, उनको अन्नपूर्णा योजना के द्वारा खाना देने का काम किया, भोजन देने का काम किया, राशन देने का काम किया, वस्त्र देने का काम किया। संत रामपाल दास जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा मकान बनवाने का काम किया, दांतों का दर्द, दांतों का इलाज कराने का काम किया, डॉक्टरों को देने की व्यवस्था की। तब लोग कहने लगे परम पूज्य संत रामपाल दास जी तो भगवान हैं। भगवान कहने में कितना टाइम लगा? मैं तो 2014 से कह रहा हूं, जब केस हुआ था, कि ऐसा भगवान ही हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने सब कुछ अपने देश, समाज, लोगों के लिए अर्पित कर दिया हो। ब्लड डोनेशन करना, दहेज रहित शादियां करवाना, 5 मिनट में रमैनी के द्वारा शादी कर देना, ना ढोल, ना ड्रामा, ना दहेज, ना कुछ, और वो शादियां पक्की मजबूती के साथ रही, कोई उनमें बिखराव नहीं आया, चरित्रवान के साथ रह रहे। तब लोग नहीं मानते थे भगवान, अब आज कहते हैं। तो हम तो कह ही रहे थे पहले से। अब आज सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषा, सभी संप्रदाय के लोग कह रहे हैं परम पूज्य संत रामपाल दास जी भगवान है। तो पहले से क्यों नहीं माना? मानना चाहिए था, करना चाहिए था। उन्होंने मानव धर्म हमारा जीव हमारी जाति कहा। इसी तरह डेरा सच्चा सौदा, संत गुरमीत राम रहीम जी, डेरे पे कब्जा करने के लिए एक व्यक्ति ने वो साजिश रची और झूठे केसों का पुलंदा बांध दिया और डेरा सच्चा सौदा को बदनाम कर दिया गया। रेप के केस लगाए। राम रहीम की वो धारणा, स्वच्छता अभियान, वो सफाई का अभियान, वो आपदा राहत करना, वो फरिश्ते, वो एम्बुलेंस, वो कॉलेज, वो विश्वविद्यालय, वो डिग्री कॉलेज, वो सब जो शिक्षा के क्षेत्र में खोले। मुझे याद है संत गुरमीत राम रहीम जी दिल्ली आए, उन्हें जीबी रोड के बारे में पता था कि यहाँ महिलाएं, बहनें, बेटियां कहीं कहीं से लाई जाती हैं, खरीद बेच के लाई जाती हैं, इनके जीवन को बदलिए। तो हमने एसीपी से संपर्क किया कमला मार्केट, और हम लोगों ने वहां जाके पूरा जो आना चाहता था उसे लाए और उनका इलाज कराया, उनको शाही बेटी बनाया। परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम जी ने उनको शाही बेटी बनाया और अपने बेटों से, अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअरों से उनका विवाह कराया। पूरी विदाई थी, जैसे बेटियों की विदाई करते हैं, अपना पिता बने और उन बेटियों की विदाई थी। कहां दिखाया जा रहा है? ब्लड डोनेशन पूरी दुनिया में राम रहीम जी का किया हुआ है। पूरी दुनिया ब्लड डोनेशन को स्वीकार करती है, क्योंकि ब्लड कहीं फैक्ट्री में नहीं बन पाया अभी तक, ब्लड कहीं प्रोडक्शन हाउस में नहीं बना, ब्लड खरीदा नहीं जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, रक्तदान महादान कहा जाता है। सबने देखा, लेकिन कोर्ट ने जो बोला है राम रहीम जी के लिए, या फिर आप आसाराम बापू का नाम ले रहे हैं, उसके बारे में आप उसके बारे में क्या कहेंगे? परम पूज्य संत आशाराम बापू जी क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों का शिकार हुए। उन्होंने धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर रोकने का काम किया, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। इसका शिकार उन्हें होना पड़ा, उसकी कीमत चुकाने पड़ी, झूठे आरोप लगाए गए, पूरे रेप उसमें है भी नहीं लेकिन लगा दिया गया, पॉक्सो का मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया, क्योंकि वो संत थे। सनातन धर्म को तो कोई बोल देता है HIV एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है। सनातन धर्म तो काल्पनिक, राम काल्पनिक थे, राम सेतु काल्पनिक है, कोई कह देता है, कोई राम के लिए कह दो, कोई किसी के लिए कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए सनातन धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म कहता है हम अपने इस ऑफिस में अगर हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो जिस दिन हवन होगा तो ये दरवाजे खुलवा देते हैं पंडित जी। क्या कहते हैं? सब दरवाजे खोल दो। और क्या नारा लगाते हैं यहां से? धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, सत्य की जीत हो और औषधीय गुण सब जगह जाने चाहिए। वहां नहीं बोलते हिंदू मुस्लिम की जीत हो, डॉक्टर एपी सिंह के परिवार की जीत हो, डॉक्टर एपी सिंह के मेरे जिजमान की जीत हो, उनके परिवार वाले खुश रहें, नहीं कहते। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सत्य की जीत हो, ये भाव रहता है, ये भावना रहता है। तो ये कहाँ है? लोग झूठे केसों में प्रयोग करने के लिए गायत्री मिशन संस्थान परिवार का उदाहरण है। वो केस में लड़ा, जीता। सनातन को बदनाम करने के लिए झूठे केस लगाते हैं। चिन्मयानंद स्वामी महाराज गृह मंत्री रहे, शाहजहांपुर से थे, 3 बार सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे। एक गैंग तेज हुआ, गैंग तेज किया गया पैसे एक्सटोरेशन के लिए, और साथ में शाहजहांपुर की धरती पर उनके मुमुक्षु आश्रम में, मुमुक्षु विद्यालय में, मुमुक्षु कॉलेज में योगी जी क्यों जाते हैं? इसके लिए लोगों में शाहजहांपुर में संरचना तैयार की गई, और ऐसी तैयार की गई कि उनको मालिश प्रकरण में मुलजिम बना दिया गया। मैंने वो लड़ाई लड़ी नहीं, जीती। और उसी जेल में जिसमें स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज थे, उसी जेल में शिकायतकर्ता जो पीड़िता बताई गई थी, वही जिसने एक्सटोरेशन किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए लगाया गया, शाहजहांपुर से दिल्ली मंगा लो। तो मैंने कहा तो सारे केस मंगाओ, यही क्यों केस सारे मंगाओ दिल्ली, सब लड़े दिल्ली में आके। शाहजहांपुर छोड़ो, बरेली छोड़ो, बदायूं छोड़ो, पीलीभीत छोड़ो, उत्तर प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, राजस्थान, सब यहीं लड़ाओ। पर तो वहां की न्याय व्यवस्था आई नहीं, तो वहीं रहा केस और वो लड़ा, और उसी जेल में वो शिकायतकर्ता भी रही उधर जो जिसने झूठा केस किया था। तो कई बार ऐसे केवल ब्रजभूषण सिंह का भी नहीं, पहले भी झूठे केस हुए हैं, पहले भी झूठा बनाया गया है। मनगढ़ंत साजिश, मनगढ़ंत षड्यंत्र होते हैं और चलते हैं, वो लोड डालते हैं। मीडिया ट्रायल उनको प्रभावित करता है, मीडिया ट्रायल उनको प्रभावित करता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बार आपने देखा रोना पड़ा, रो पड़े थे, एक बार रोए थे। क्यों? क्योंकि केस अधिक हैं। केस अधिक के पीछे क्या कारण है? सबसे अधिक तो सरकार के केस होते हैं। अगर मैं लड़ा केस वो बता रहा हूं, अनुदेशकों का केस लड़ा उत्तर प्रदेश के, अनुदेशकों का केस मैंने लड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, डबल बेंच थी, उन्होंने उनके पक्ष में फैसला किया, अनुदेशकों की मांग पूरी हो गई। लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आ गई सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, कितना लंबा चलेगा, क्या होगा शिक्षकों का, क्या होगा अनुदेशकों का, क्या होगा इतने कम पैसों के, कैसे इतने पैसों में पूर्ति हो पाएगी, कैसे इस तरह से चल पाएगा। तो ये जो भाव हैं ये बहुत विकट हैं और इनके लिए सरकार को काम करना चाहिए। हरियाणा में जब सरकार बनी, बदली गई खट्टर जी की, तो उससे पहले पीटीआई टीचर्स को निकाल दिया गया। पीटीआई टीचर्स जिन्होंने अवार्ड दिलाए वो केस मैंने लड़ा, और मैंने यही कहा ये वो पीटीआई टीचर्स हैं जिन्होंने इस देश के खिलाड़ियों को मेडल दिलाए, गोल्ड मेडल दिलाए। इनकी मेहनत थी, हरियाणा में पीटीआई टीचर्स की मेहनत थी कि गोल्ड मेडल मिले उनको कैसे हटा सकते हो? फिर वो रखे गए, हमने केस लड़ा भी, जीता भी। ये है सच्चाई है। सर, जो ऊर्जा है ना आपकी और जो बातचीत हम लोग एकदम बेबाकी से कर रहे हैं, उस पर डॉक्टर उदय भानु हंस की 4 लाइनें हैं कि सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है, अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। सर, वाकई जो चीज़ें, जो ज्ञान और जो बातें आपने बेबाकी के साथ हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं हम लोग एक बार फिर मिलेंगे अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में आपके सवालों के साथ। हम आपसे उम्मीद करते हैं आपके अंदर अगर सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, सीधे वो सवाल डॉक्टर एपी सिंह सर के पास पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत